नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3 पल्स आयुर्वेदा चैनल पर। ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में एक शब्द हम अक्सर ही सुनते हैं, पंजीरी। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि पंजीरी जो है वो हमारी सेहत के लिए बेहद अच्छी साबित होती है ठंड ऋतु में खानी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर, डाइटिशियंस जो हैं वो पंजीरी को लेकर उनकी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग सुनने को मिलती है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक बिश्नोई, जो विश्व विख्यात नाड़ी वेदा और आयुर्वेदा के विद्वान कहलाती हैं। आज पंजीरी को लेकर अक्सर जो चर्चा हम सुनते हैं उसी से जुड़े हुए कुछ सवालों के जो जवाब हैं उनसे लेते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो पंजीरी है वो ठंड में खानी अच्छी होती है या बुरी होती है? अगर अच्छी होती है तो क्यों होती है? जी, आपने ये जो 2 क्वेश्चन किए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर है हाँ, पंजीरी खानी चाहिए। अब पंजीरी क्यों खानी चाहिए, इसका उत्तर हम लेते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान जी चैप्टर नंबर 6 से। तो वहाँ पर आचार्य चरक क्या बताते हैं? आचार्य चरक बताते हैं कि किस तरीके से शरीर का जो पूरा आपका सिस्टम है वो एनवायरनमेंट में ठंड के बढ़ जाने के कारण प्रभावित होता है। और ये जो ठंड का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ा, इस प्रभाव को कम करने के लिए आप कौन सा खान पान रखें ताकि आपको ठंड से होने वाले नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठंड का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी। आचार्य चरक कहते हैं शीते शीतानिल संस्पर्श संरुदो बलिनाम बलिहि पक्ता भवति हेमंत मात्रा द्रव्य गुरुक्षम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आचार्य चरक कितने दार्शनिक थे और कितना आगे का उनको जो है वो सब चीज़ों का नॉलेज था। उन्होंने कहा कि ठंड में ठंडी वायु के स्पर्श से शरीर के अंदर जो आपका जो गैस्ट्रिक पार्ट है उसके अंदर वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, यानी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण भूख बढ़ जाती है। जी। ऐसा कौन आदमी है जिसने ये चीज़ अपने जीवन में कभी एक्सपीरियंस नहीं की? सबने एक्सपीरियंस किया है कि ठंड में भूख बढ़ जाती है। आप सोचो 5000 साल पहले उन्होंने शरीर को इस गहराई से समझा कि उन्हें सब चीज़ों का पता था कि किस समय कौन सा एनवायरनमेंट शरीर पर कैसा प्रभाव डालता है। आचार्य चरक के अनुसार जब आपको भूख बढ़ जाती है ठंड में तो आपको अप्रोप्रिएट भोजन लेना जरूरी है। जी। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या चेंजेस आते हैं? उन्होंने कहा रसहीन ततः वायु शीतः शीते प्रकोप्यति। अगर ठंड में आपने डाइटिंग की, भूख अच्छी लगी हुई है और आपने ढंग से भोजन नहीं किया, तो आपका शरीर का जो जमा एनर्जी है, जो आपकी जिसको हम कह सकते हैं कि डिपॉजिट जो एनर्जी है वो खर्च होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 इससे आपके शरीर में वायु का प्रकोप होता है। जी। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लोग ठंड में डाइटिंग करते हैं या अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, खासकर जो फैट वाली चीज़ें वो नहीं खाते हैं। आजकल डाइटिशियन क्या फैट तो बिल्कुल बंद करवा देते हैं, लेकिन ठंड में फैट जरूर जानी चाहिए शरीर में। ऐसा हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे, आयुर्वेद तो कहता है ही है, और लेकिन डाइटिशियन जो है वो फैट से थोड़ा सा चिढ़ते हैं। तो फैट जब शरीर में जाती है तो वो वायु के प्रकोप को रोकती है एक तरीके से। तो आचार्य चरक कहते हैं कि जब आपको ठंड के समय भूख तेज लगे तो आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो स्वभाव में थोड़ा सा भारी हो पचने में, खासकर जैसे घी हो गया या घी में भुना हुआ आटा हो गया, घी में भुनी हुई कोई भी जैसे मूंगी की दाल है, इससे बने हुए लड्डू हो गए। तो ये सारी चीज़ें स्वभाव से भारी हो जाती हैं, तो वो आपके जो डाइजेस्टिव फायर है इसको काउंटर कर सकते हैं। जो बढ़ी हुई डाइजेस्टिव फायर है इसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप सही तरीके से भोजन करते हैं इस समय तो डाइजेस्टिव फायर अच्छी है, वो भोजन अगर अच्छे से पच जाता है तो आपको शरीर में एनर्जी मिलती है। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को वेट बढ़ता नहीं है उनको भी थोड़ा सा वेट ठंड में जरूर बढ़ता है। ठीक है ना? खासकर उन्होंने मतलब अपने शरीर के अंदर ये चीज़ नोट की होगी कि जब भी ठंड आती है
तो ठंड के ये जो 2-3 महीने हैं उनमें 2-3-4 किलो उनका वेट बढ़ जाता है। बाद में भले वो वेट धीरे धीरे वापस उनका जो है वो डाउन हो जाए, लेकिन ठंड में जरूर वेट बढ़ता है। कारण ये है ठंड में अग्नि अच्छी है, अच्छा अगर खाएंगे तो जरूर वेट बढ़ेगा, शरीर में बल आएगा। तो ये पहला रीजन हुआ। सेकंड, अब हम इसी आंसर को वाग्भट संहिता से लेते हैं। आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं इसके बारे में? आचार्य वाग्भट ये कहते हैं गोधूम पिष्ट मांसक्षु क्षीरोक्त विकृति सुबह। उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि पंजीरी खाओ जी। गोधूम पिष्ट मांसक्षु, गोधूम क्या है? गेहूं है। गोधूम पिष्ट मांसक्षु, गोधूम का आटा बना लो, यानी गेहूं का आटा। मांसक्षु क्षीरोक्त विकृति सुबह, और इसको आप घी में भून लो, इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिला लो, इसके अंदर गुड़ वाली शक्कर मिला लो या फिर देसी खांड मिला लो, और आप इसको ठंड के अंदर अच्छे से खाओ, ताकि ये आपकी बढ़ी हुई डाइजेस्टिव फायर को सही तरीके से काउंटर कर सके, और आपका कहने का भाव है कि आपकी भूख को अच्छे तरीके से शांत कर सके, प्लस आपको एनर्जी दे सके, और आपके शरीर के अंदर अंदरूनी जो ताकत है उसका विकास कर सके, है ना। एक काफी टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलता है च्यवनप्राश का कि अंदरूनी विकास। ये अंदरूनी विकास क्या है? धातुओं का विकास है। रसाद रक्तम ततो मासा मासाद मेद प्रजायते मेद सो अस्तना तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद। ये 7 धातुएं होती है। अन्न जब पचता है तो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, ऐसे आगे चलते चलते 7 धातुएं बनती है। तो ये अंदरूनी विकास शरीर का हो रहा है। इसको आप जो है वो ठंड के अंदर ज्यादा तीव्र गति से होता हुआ देखते हैं, क्योंकि अग्नि मजबूत है तो रस अच्छा बन रहा है, रस अच्छा बन रहा है तो रक्त अच्छा बन रहा है, रक्त अच्छा बन रहा है तो शरीर का जो मांस है, संगठन है, वो अच्छा बन रहा है। तो मसल गेन जिनको करना होता है वो ठंड के अंदर सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि ठंड में उन्हें पता है कि जो मस्कुलर गेन है वो सबसे स्पीडी उसमें होता है। तो कहने का भाव ये है कि पंजीरी जस्टिफाइड है आचार्य चरक की तरफ से और आचार्य वाग्भट की तरफ से ठंड में खाना। डॉक्टर साहब, पंजीरी कैसे बनती है उससे पहले ये सवाल, क्या सभी को एक जैसी पंजीरी खानी चाहिए? आयुर्वेद हर एक सवाल का पर्सनलाइज्ड जवाब देता है। आयुर्वेद कभी भी जनरलाइज्ड वे में कोई चीज नहीं कहता। आयुर्वेद का सिद्धांत यह है पुरुषम पुरुषम विक्षम स गेय विषय उत्तम। डॉक्टर आयुर्वेद का वही बेस्ट है जो हर एक पेशेंट को अलग दृष्टि से देख सके, क्योंकि शरीर सारे अलग है, प्रकृति सबकी अलग है, तासीर सबकी अलग है, दोष सबके अलग है, खान पान का तरीका सबका अलग है, जगह जहाँ रह रहे हैं वो भी एक जो है वो फैक्टर मैटर करता है। तो ये सारी चीजें देख के पंजीरी अलग अलग प्रकार की होती है। हम उसको 4-5 कैटेगरीज में बांट देते हैं कि 4-5 अलग अलग कैटेगरीज के लोग किस किस तरीके से पंजीरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जनरलाइज्ड वे कि सभी लोग पंजीरी अगर एक जैसी खाना चाहें तो उसमें अगर कुछ स्पेशल कुछ ना हो तो सभी एक जैसी पंजीरी कौन सी खा सकते हैं। तो सबसे पहले 200 ml घी लेंगे, 250 ग्राम आटा लेंगे, 250 ग्राम देसी जो गुड़ वाली शक्कर है वो लेंगे, या देसी खांड ले सकते हैं, दोनों ही चलेगा। और इसके अलावा हम 80 ग्राम फूल मखाने लेंगे, 80 ग्राम बादाम लेंगे, और 50 ग्राम चारों मगज के बीज मिलाकर लेंगे, और इसके अलावा थोड़ी सी इलायची, जो भी आपको जैसा ठीक लगता हो, 7-8 इलायची, 5-7 इलायची, जो आपको जितनी ठीक लगे उतनी। अगर आपकी अग्नि मजबूत है, पेट आपका ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी नहीं रहती, तो थोड़ा सा नारियल का बुरादा जो गोला आता है उसको जो घिस के और उसका जो बुरादा अपने हाथ से बनाना है। मार्केट में जो मिलता है वो नहीं लेना, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो गोला लेना है, उसको हाथ से घिस के और उसका थोड़ा सा बुरादा उसके अंदर मिला लेना। 20-30 ग्राम सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब हम अलग से 50 ml घी लेके सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ रोस्ट कर लेंगे। 200 ml घी जो है उसमें हम आटे को रोस्ट कर लेंगे, आटे को भून लेंगे अच्छे से। आटा जब हल्का सुनहरे कलर का हो जाए, वो आप YouTube पे
कोई अच्छी वीडियो देख के मतलब बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है कि कितना भुनना चाहिए, वो काला न पड़ने लग जाए, है ना, उससे बहुत पहले थोड़ा सुनहरा हो जाए, सुनहरे से हल्का सा जो जिसको हम कह सकते गहरा सुनहरा होने लगे, उस समय आपको आंच से जो कढ़ाई है उसको उतार लेना है। तब तक आपने आटे को भून लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर जो चीनी है वो मिला देनी है, और जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हुए हैं वो मिला देने, और इसको अपने किसी कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन के अंदर रख लेना है। और मॉर्निंग में 2 से 4 चम्मच जितनी आपकी भूख है, इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। दूध के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें कोई भी खट्टी चीज़ नहीं डाली, हमने किशमिश नहीं डाली इसमें, हमने मुनक्का नहीं डाला इसमें। अगर वो डालेंगे तो दूध के साथ नहीं ले पाएंगे। अगर दूध के साथ लेना है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे जिसमें नमक हो या खट्टा हो, तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, है ना। तो ये तो हुआ जनरल। अगर आप ओल्ड एज जो पेरेंट्स हैं अपने, उनके लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। अगर आप ओल्ड एज लोगों के लिए बना रहे हैं, जो मोस्टली लोग अपने पेरेंट्स के लिए ठंड में पंजीरी बना के रखते हैं ताकि उनको जोड़ों में दर्द ना हो, है ना। मोटिव्स क्या है यहाँ पे? दर्द कम हो, उनको शरीर के अंदर फटीग महसूस नहीं हो। 2, तीसरा उनका मोटिव रहता है नींद अच्छी आए। मोस्टली जो ओल्ड एज में लोग हैं उनको 3-4 प्रॉब्लम ये कॉमन रहती है। उन चीज़ों के लिए आपने आयुर्वेद की 3-4 हर्ब्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है बिना सोचे समझे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा रहते हों या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स हों, कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, उनको अपने किसी डॉक्टर से सलाह करके यूज़ करनी है। अदरवाइज़ कोई भी ओल्ड एज पेशेंट इन हर्ब्स को पंजीरी के साथ मिक्स कर सकते हैं। हर्ब्स कौन कौन सी है? पहली अश्वगंधा, दूसरी हठजोड़, तीसरी गिलोय, 4th शतावरी। ये 4 हर्ब्स हम किस क्वांटिटी में लेंगे? जो मैंने ऊपर माप बताया 250 ग्राम आटे के हिसाब से, उसमें हम ये सभी हर्ब्स 15-15 ग्राम इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेंगे। जो हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही इन सभी हर्ब्स का पाउडर करके घी में रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम मिलाएंगे 10 से 15 ग्राम ईच, है ना। अगर आपकी पाचन क्षमता अच्छी नहीं है तो आप इसको 10 ग्राम ईच रखें। अगर पाचन क्षमता अच्छी है तो 15 ग्राम ईच रखें। ये हम जो है ओल्ड एज कैटेगरी के लिए स्पेशल पंजीरी बना सकते हैं। इसके आगे आता है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? इनकी रिक्वायरमेंट है ग्रोथ चाहिए, हाइट चाहिए, फटीग ना हो, ना, जैसे खेलते हैं या जो भी, फटीग ना हो इनको। दूसरा मेमोरी अच्छी रहे, याददाश्त अच्छी रहे, ये सबसे बड़ा उनका जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको शंख पुष्पी, यहाँ पर ब्राह्मी शंख पुष्पी दोनों नहीं डालेंगे, ठीक है ना। जो हम सारे साथ में डाल देते हैं ना, एक साथ मिला के और सब चीज़ें दे देते हैं, वो नहीं। दोनों का जो तासीर है वो अलग अलग है, ठीक है। इसलिए इस ऋतु में शंख पुष्पी ही देंगे। शंख पुष्पी का पाउडर मिल जाता है मार्केट में, 10 ग्राम शंख पुष्पी का पाउडर। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे अश्वगंधा, शतावर और बलामूल। शतावर की क्वांटिटी 5 ग्राम रहेगी, अश्वगंधा की क्वांटिटी 7 ग्राम रहेगी और बलामूल की क्वांटिटी 7 ग्राम रहेगी। शंख पुष्पी की क्वांटिटी 10 ग्राम रहेगी। इससे पहले जो हमने पंजीरी बताई हुई है उसके अंदर हम ये साथ में मिला के ये बच्चों को दे सकते हैं। ये छोटे छोटे जो पिन्नियाँ भी बना सकते हैं, इनकी थोड़ा घी उसमें फिर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ताकि उसकी पिन्नियाँ बंध जाए। तो उस तरीके से भी हम दे सकते हैं बच्चों को, हम डायरेक्ट जो है वो चम्मच से भी दे सकते हैं। तो ये तरीका इसमें रहेगा। इसके आगे जो कैटेगरी है वो है जिम जाने वालों की, या जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिनको ठंड में मसल गेन करना है, ठीक है, और जिनको अपने शरीर का संगठन अच्छा चाहिए, भरा हुआ शरीर चाहिए, खासकर मांसल शरीर चाहिए, यानी मांस पुष्टि चाहिए। मांस धातु जिस
द्रव्य से या जिस मेडिसिन से बने ऐसी मेडिसिन इसमें ऐड करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन इसमें होगी अश्वगंधा, ये होगी 15 ग्राम, फिर होगी शतावर, ये होगी 10 ग्राम, फिर होगा कोंचपाक, ये होगा 10 ग्राम, उसके बाद होगा मूसली, ये होगा 15 ग्राम। फिर हम इसमें काली मिर्च के 10 से 12 दाने ऐड करेंगे, पीसेंगे नहीं, काली मिर्च को सीधे दाने ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर मीनवाइल जब आपका ठंड का टाइम चल रहा है उस टाइम अगर किसी भी टाइप की कोई पेट की प्रॉब्लम हो गई तो ये काली मिर्च के दाने निकाल के बाहर फेंक दो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनको खाते रहो, क्योंकि काली मिर्च लोग भर भर के डाल देते हैं, ये बड़ा एक गलत तरीका है पंजीरी बनाने का। मैंने अब तक काली मिर्च किसी में नहीं बताई, सिर्फ इसी में बताई है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये सहन कर सकती है। काली मिर्च बहुत पोटेंट ड्रग है, आयुर्वेदा की जो मोस्ट पोटेंट ड्रग्स हैं उसमें से एक काली मिर्च आती है। काली मिर्च को ऐसे मुट्ठी भर के और हम किसी भी रेसिपी के अंदर डाल देते हैं कि काली मिर्च तो डाल ही देते हैं तो मदद करती है, ठंड के अंदर जो कफ नहीं बनने देती, ये गलत चीज़ है। काली मिर्च बहुत ही तेज मेडिसिन है, ये जिनको पित्त प्रकृति नेजल ब्लीडिंग कर सकती है ठंड में भी, ठीक है। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं है, पाइल्स की प्रॉब्लम कर सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स कर सकती है, बहुत सारी दूसरी भी प्रॉब्लम है जो गायनिक इश्यूज हैं वो भी करती है काली मिर्च। तो काली मिर्च को हम हर कैटेगरी में अवॉइड करेंगे, सिर्फ जिम वालों में 10 से 12 दाने डाल देंगे, और वो भी पीस के नहीं डालेंगे, सीधे दाने डाल देंगे। अगर उनको ठीक लगता है तो वो खा लेंगे, नहीं तो उसको फेंक देंगे। इसके बाद शिलाजितु सत्व, ये हम इसमें क्वांटिटी रखेंगे 10 ग्राम की, और किसी भी फार्मेसी का अगर शुद्ध शिलाजितु सत्व, ये शिलाजीत नहीं है, शिलाजीत का सत्व निकलता है, पाउडर फॉर्म में शिलाजितु का सत्व मिलता है, ठीक है। जैसे हम गिलोय का पाउडर लेते हैं, अश्वगंधा का पाउडर लेते हैं, वैसे शिलाजितु का एक पाउडर आता है जिसको हम शिलाजितु सत्व बोलते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। तो जिम जो लोग जा रहे हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सके, उसके लिए शरीर का पुष्ट होना जरूरी है, और शिलाजितु सत्व शरीर को पुष्टि देता है। तो ये सारी चीज़ें हम जिम गोइड्स में लेंगे। इसके आगे है प्रसूता, जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी जो लेडी हैं उनको, या प्रसूता जिनको हम बोलते हैं, जिनको अभी डिलीवरी हुई है जस्ट, तो 5 दिन तक तो वो दशमूल का काढ़ा पिएंगे। उससे पहले जो ये वाली पंजीरी है ये नहीं खाएंगे। जो घर में सिंपल जो हलवा बनता है, जो आटे का पतला हलवा बना के देते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन ये पंजीरी खिलाने से पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन दशमूल का काढ़ा दें उनको। कैसे देना है? 1 चम्मच दशमूल का जो यवकूट है, यानी वो जो पाउडर आता है दशमूल के काढ़े का, वो लेना है। उसको आपने तकरीबन 1.5 गिलास पानी में उबालना है। पानी उबलते हुए जिस समय तकरीबन 50 ml बच जाए, इस पानी को छान के रख लेना है। इसको 2-3 बार में आपको प्रसूता को दे देना है, ठीक है। इसमें आप हल्का सा गुड़ साथ में मिला सकते हैं, अगर ज़रूरत महसूस हो कि जो प्रसूता है उनको कोई जॉइंट्स का पेन हो या फिर उनको कोई दर्द की समस्या हो, तो ये गुड़ साथ में दे सकते हैं। तो गुड़ से 10 मूलकात दे के 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आप इनको पंजीरी स्टार्ट करो। इनकी पंजीरी में सेम वही इंग्रेडिएंट रहेंगे, घी, आटा, वही सारी चीज़ें, वही ड्राई फ्रूट्स। इनके अंदर हम 2-3 चीज़ें जो आयुर्वेद की है वो ऐड करेंगे। पहली है शतावर। शतावर हम इसमें 10 ग्राम ऐड करेंगे। गोक्षुर, ये भी हम इसमें 10 ग्राम ऐड करेंगे। और अश्वगंधा, ये हम इसमें 7 ग्राम ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें हम उसी तरीके से रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के पीस के, और इसको हम जो है वो पंजीरी में साथ में मिला देंगे जी। तो ये तरीका प्रसूता के लिए बेस्ट रहेगा। डॉक्टर साहब, पंजीरी बनाने के लिए ना टाइम और मेहनत दोनों चीज़ें लगती हैं, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन पंजीरी ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या ऑनलाइन जो पंजीरी आती है हम उसका सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन जितनी भी पंजीरी आती हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। कोई भी आदमी आपको पंजीरी बना के दे रहा है, या तो वो घी की जगह पाम ऑयल डाल रहा है, जो आटा वो यूज़ कर रहा है वो फ्रेश है या नहीं है, ड्राई फ्रूट्स जो वो यूज़ कर रहा है, मार्केट में सबसे सस्ते जो ड्राई फ्रूट मिलेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पंजीरी में डालेगा। तो और बनाने का तरीका उनका सही होगा या नहीं होगा,
बल्क में जब बनेगा तो किस तरीके की पंजीरी बनेगी, कितना वो आपको फ़ायदा करने वाली होगी। तो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन पंजीरी जो आप खरीदते हैं वो आपको फ़ायदा देने वाली होती है, क्योंकि जो कीमती चीज़ें हैं उनके लिए सबसे कीमती जो हमारे पास चीज़ है वो वक्त है, वो देनी पड़ती है ना। तो जो पंजीरी है उसकी कीमत अदा करने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है ना। ये क्योंकि बड़े जिसको हम कह सकते हैं ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें ये चीज़ें खिलाई, तो हम बड़े होके इस चीज़ को बड़ा गर्व के साथ याद करते हैं कि हम छोटे होते से हमने ये चीज़ें बड़ी हमें प्रेम से हमें खिलाई गई। तो वैसे ही आपके बच्चे जब बड़े होंगे वो चीज़ें याद करेंगे। तो ये पंजीरी सिर्फ जो है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ये आपकी यादों के लिए, मन के लिए भी अच्छी है। ये एंड तक आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। अपनी माँ के हाथ की जो आपने पंजीरी, पिन्नियाँ, लड्डू ये खाए होते हैं, ये आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे ठंड आती है तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर याद करते हैं कि उन्होंने हमें ये चीज़ें खिलाई थी बचपन में, तो वैसे ही आपके बच्चे याद करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि इसके लिए आप समय निकाला जा सकता है। समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजिली निकाला जा सकता है। अगर आप एक वीक के अंदर हर दिन 10-15 मिनट अपने इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के भी काटें तो भी आप इजीली वीक में एक बार पंजीरी इजीली बना सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है। इसी तरीके से आप पंजीरी बनाएं, ऑनलाइन वाली को टाटा बाय बाय बोले। तो मेरा मानना ये है कि जो स्पष्ट चीज़ें हैं उन्हें स्पष्टता से देखना सीखें, और जिसको हम कह सकते हैं ना, ये जो एडवर्टाइजमेंट का भ्रम माया जाल है इससे बाहर निकले। खुद ही अच्छा बना सकते हैं आप। इंटरनेट से जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसमें कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम रहती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक हमें गेहूं के आटे की पंजीरी के बारे में बताया है, लेकिन रागी और कोदरा के आटे की पंजीरी, क्या हम वो भी उसका सेवन कर सकते हैं? रागी खुश्क होती है, कोदरा भी खुश्क होता है, तो ठंड के अंदर खुश्क आटों का सेवन वैसे भी उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो लेकिन एक यहाँ एक्सेप्शन है, बाजरे की आप पंजीरी नहीं बना सकते, लेकिन बाजरे का आटा आप खा सकते हैं, ठीक है। तो रागी कोदरों के आटे की पंजीरी बनाना बहुत ज़्यादा अच्छी बुद्धिमानी मैं नहीं मानूंगा इसको। आप वैसे खाएं, इनको कोई इशू नहीं है, लेकिन पंजीरी जब बना रहे आप घी में इसको मिला के इसको स्निग्ध कर रहे हैं। जब आपको शरीर में चिकनाई ही पहुंचानी है तो आप गोधूम यानी गेहूं के थ्रू पहुंचाओ ताकि वो सही रूप में पहुंचे। तो रागी का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पिन्नी के लिए या फिर जो अपना पंजीरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग नहीं है। पंजीरी से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल गए होंगे, इसकी उम्मीद हम करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक जो ये सटीक या फिर सही जानकारी है वो पहुंच पाए। बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अभी भी आपके मन में किसी किस्म के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें सवाल कर सकते हैं। हम वादा करते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके उन सारे सवालों के जवाब लेंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आयुर्वेदा के साथ जुड़ के आप भी जो है सेहतमंद जीवन जीने की आस अपने मन में रख सकते हैं।